इसके बाद कार्बन के अपरूपों में लिखो तीसरा 3 नंबर। 2 हो गया ना, ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया। उसके बाद लिखो फुलरीन। फुलरीन और फुलरीन में पहले तो इसके खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता में किसका नाम आएगा? बकमिनिस्टर फुलर। तो इसका नाम जो रखा गया है वो बकमिनिस्टर फुलर के नाम से रखा गया है। खोजकर्ता इसका बकमिनिस्टर फुलर नहीं है। खोजकर्ता कौन है? एक तो कोर्ट, एक क्या है? पाइली। ये नाम याद रखना, एक थोड़ा स्माइल रहेगी, पाइली। एक तो HW कोर्ट और एक E स्माइली। पूरा नाम लिखा ना, HW कोर्ट और E स्माइली के द्वारा फुलरीन की खोज की गई। पहला लिखो फर्स्ट पॉइंट, खोजकर्ता HW कोर्ट व E स्माइली। और इसका नाम रखा गया ना, जब इसकी खोज हुई, इसकी संरचना देखी गई और संरचना के बाद पता चला कि इसकी संरचना जो है ना एक बिल्कुल गोल गेंद यानी फुटबॉल के से में होती है। इसलिए और उस टाइम अमेरिका में एक वास्तुकार था। क्या है? वास्तुकार। और उसने एक संरचना बनाई थी फुटबॉल के समान, बड़ी सी, जैसे आप देखते हो घरों में आजकल क्या है, पानी की टंकी बनाते हैं ऊपर, कोई घोड़ा बना देता है, कोई स्टील बना देता है, कोई फुटबॉल बना देता है। तो यानी इस वास्तुकार, और वास्तुकार का नाम क्या था? वही जो अभी आप नाम बोल रहे थे, क्या नाम है? बकमिनिस्टर फुलर। इसने क्या है, एक बड़ी सी संरचना फुटबॉल के समान संरचना बनाई, बहुत बड़ी, और ये बहुत अधिक क्या थी, फेमस थी। और जब देखा गया कि फुलरीन की संरचना भी इसके बिल्कुल सेम थी, इस वास्तुकार के द्वारा बनाई गई संरचना यानी गेंद के समान, इसलिए इसके नाम के समान में, फुलर के समान में इसका नाम क्या रख दिया गया? फुलरीन रख दिया गया। तो नाम तो फुलरीन इसके समान में रखा गया है, लेकिन खोजकर्ता कौन है? HW कोर्ट और E स्माइली है। तो एक पॉइंट ये लिखो नामकरण के बारे में, और लिखो फुलरीन का नाम, फुलरीन का नाम, फुलरीन का नाम अमेरिका के वास्तुकार, अमेरिका के वास्तुकार बकमिनिस्टर फुलर के नाम से रखा गया है। बकमिनिस्टर फुलर के नाम से रखा गया है। बकमिनिस्टर फुलर के नाम से इसका नाम रखा गया है। और इसकी संरचना कैसी होती है? कैसी? फुटबॉल जैसी होती है। देखते हो आप फुटबॉल, ये फुटबॉल गोल, उसके बीच बीच में बॉक्स बने रहते हैं ऐसे, इस तरह से यूं बॉक्स फुटबॉल के अंदर यूं पंचकोणीय या षटकोणीय ऐसे डिब्बे से बने रहते हैं फुटबॉल के अंदर। ऐसे ही फुलरीन की संरचना के अंदर भी क्या, गोल गेंद के समान है। और इसमें क्या है, इसके अंदर वल्ले हैं। कैसी है? इसमें बहुत सारी रिंग है, रिंग आपस में जुड़ी हुई है। और वो रिंग जो है वो हो सकती है हेक्सागोनल यानी षटकोणीय भी है, और पेंटागोनल यानी पंचकोणीय रिंग भी है। और ये रिंग जो है, इस रिंग के समान और फुटबॉल के समान संरचना होने के कारण इसका एक नाम और रख दिया गया, किसकी? बकमिनिस्टर फुलर की बॉल, फुटबॉल। अब पूरा नाम लिखें, बकमिनिस्टर फुलर की फुटबॉल, बहुत लंबा हो जाए। क्या किया, इसको शॉर्ट में कर दिया। कैसे कर दिया? कह दिया क्या नाम रख दिया? पक्की बॉल भी इसका नाम रख दिया गया। तो इसको क्या बोलते हैं? पक्की बॉल भी कहते हैं। तो एक पॉइंट ये लिखो नीचे, और इसमें लिखो फुलरीन की संरचना फुटबॉल के समान होती है। फुलरीन की संरचना फुटबॉल के समान होती है, इसलिए इसे पक्की बॉल भी कहा जाता है। इसलिए इसे पक्की बॉल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? पक्की बॉल कहते हैं। और अगर आपसे यूं कह दें कि हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, इनका सूत्र लिखिए, कहते हीरे का फॉर्मूला होगा, या ग्रेफाइट का सूत्र अगर आपसे कह दे लिखना, या फुलरीन का फॉर्मूला लिखो,
अब देखो, चाहे ग्रेफाइट हो, चाहे फुलरिन हो, चाहे हीरा हो, इसमें केवल क्या है? कार्बन है। केवल कार्बन के बने हुए पदार्थ है ये। इसका मतलब अगर कार्बन है, और कार्बन क्या है? बहुत अधिक संख्या में जुड़े हुए हैं, इसलिए इन सब का फॉर्मूला ये लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं ऐसे? क्या लिखते हैं? CN लिखते हैं। तो अगर आ जाए ना हीरे का सूत्र, तो क्या आएगा? CN। ऐसे ग्रेफाइट का फॉर्मूला भी CN। और अगर आ जाए ना ये कि फुलरिन का फॉर्मूला है तो CN ही, लेकिन फुलरिन में अलग अलग संख्या में कार्बन है। किसी फुलरिन में 60 कार्बन है, उसको बोलते हैं C60 फुलरिन। किसी में 70 है, उसको बोलते हैं C70 फुलरिन। ऐसे C80 फुलरिन। इस प्रकार से कार्बन की संख्या के आधार पर इसको अलग अलग बोलते हैं, C60, 70, 80 ऐसे। और इन सभी फुलरिन में 60, 70, 80, 90 जो भी आ रही है, इन सब में सबसे अधिक स्थायी कौन सी होती है? C60 वाली फुलरिन सबसे अधिक स्थायी है। और इसके स्थायित्व में अब देखो, इसमें दो प्रकार की रिंग है। किसमें? C60 वाली फुलरिन में। एक तो कौन सी रिंग होती है इनमें? हेक्सागोनल यानी षटकोणीय रिंग। और एक कौन सी होती है इनमें? पंचकोणीय यानी पेंटागोनल रिंग। इस तरह से हेक्सागोनल और पेंटागोनल दो प्रकार की वलय ऐसे बहुत सारी जुड़कर C60 फुलरिन का निर्माण करती है। और इस C60 वाली फुलरिन के अंदर ऐसे पंचकोणीय और षटकोणीय जो वलय है, ये टोटल काउंट करो कितनी आएगी? C60 वाली फुलरिन में टोटल वलयों की संख्या कितनी है? कितनी होती है? 32। टोटल 32 रिंग होती है चारों तरफ जोड़ने के बाद। टोटल मान कितना आता है? 32। 32 रिंग है। और इन 32 में षटकोणीय जो है ना, ये कितनी है? ये 20 है। और पंचकोणीय कितनी है? 12। 12 तो पंचकोणीय और 20 षटकोणीय, टोटल जुड़कर 32 रिंग जुड़कर के है C60 फुलरिन का निर्माण करती। तो नीचे एक पॉइंट ये लिखना नीचे, और लिखो हीरा, ग्रेफाइट व फुलरिन का सूत्र। हीरा, ग्रेफाइट व फुलरिन का सूत्र। हीरा, ग्रेफाइट व फुलरिन का सूत्र। तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा? लिखो CN। और यह N क्या है? कार्बन की संख्या है। और ये तीनों अपर रूप जो है ना, ये कार्बन के शुद्ध रूप है। ये क्या? ये कार्बन के शुद्ध रूप है, ध्यान रखना ये। तो एक पॉइंट ये लिख लो, हीरा, ग्रेफाइट व फुलरिन। हीरा, ग्रेफाइट व फुलरिन कार्बन के शुद्ध रूप है। हीरा, ग्रेफाइट व फुलरिन कार्बन के शुद्ध रूप है। और फिर एक ये लिखो, फुलरिन में कार्बन की संख्या के आधार पर, फुलरिन में कार्बन की संख्या के आधार पर, फुलरिन में कार्बन की संख्या के आधार पर इसे फुलरिन को इसे C60, C70, C80 आगे लिख लो डैश 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 फुलरिन भी कहा जाता है। C60 से C70, C80 फुलरिन भी कहा जाता है। और फिर एक पॉइंट ये लिखो, C60, C60 फुलरिन सबसे अधिक स्थायी है। सबसे अधिक स्टेबल कौन सी है? C60। C60 फुलरिन सबसे अधिक स्थायी है। सबसे अधिक स्थायी है C60 वाली। और C60 में दो प्रकार की रिंग है। कौन कौन सी? हेक्सागोनल और पेंटागोनल, षटकोणीय और पंचकोणीय। इसी प्रकार से लिख लो, बार बार पॉइंट लिखने की बजाय यूँ लिख लो। एक C60 लिख लो, फिर इसमें लिख लो दो प्रकार की रिंग लिख लो ऐसे, षटकोणीय और दूसरी कौन सी है? पंचकोणीय। हेक्सागोनल और पेंटागोनल। षटकोणीय कितनी है? 30। पंचकोणीय कितनी है? 12। टोटल मिला दें कुल कितनी होती है? C60 में कुल 32 फलक होते हैं। फलक बोल दें या रिंग बोल दें, टोटल क्या है?
32 फलक या 32 रिंग है C60 वाली फुलरीन में। और C60 फुलरीन जो है ना, इसका यूज जो है ना वो क्या अधिकतर, एक तो उच्च ताप पर अति चालक के रूप में इसका यूज करते हैं, सुपर कंडक्टर के रूप में, एक आणविक बेरिंग के रूप में। क्या है? आणविक बेरिंग यानी बेर के रूप में काम करता है। 2 पॉइंट लिख लो नीचे, ये अलग से लिखना नीचे, और लिखो अधिक ताप पर इसका उपयोग, अधिक ताप पर इसका उपयोग अति चालक के रूप में, अति चालक के रूप में। और फिर एक और लिखो आणविक बेरिंग के रूप में, आणविक बेरिंग के रूप में। और नीचे एक प्रश्न लिखो, नीचे एक क्वेश्चन लिखो, और क्वेश्चन में लिखना निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से तत्व है, निम्नलिखित में से तत्व है यानी एलिमेंट कौन सा है, निम्नलिखित में से तत्व है। नंबर 1 लिखो, ऑप्शन नंबर लिखो 4 या 5 जो भी है, 5 लिख लो। नंबर 1 लिखो कार्बन, नंबर 2 लिखो हीरा, नंबर 3 लिखो ग्रेफाइट, और नंबर 4 लिखो फुलरीन, और नंबर 5 लिखो कुछ कह नहीं सकते, या लिख लो सभी, सभी लिख लो, चलो सभी। निम्नलिखित में से तत्व है, क्या ये प्रश्न आ जाए, जैसे आप उत्तर दे रहे हो उसके हिसाब से ये प्रश्न आ जाए, हीरा ग्रेफाइट व फुलरीन है, नंबर 1 तत्व है, नंबर 2 यौगिक है, नंबर 3 मिश्रण है, नंबर 4 कुछ भी हो सकता है। क्या बताओ क्या लिखोगे? हीरा ग्रेफाइट व फुलरीन क्या है? तत्व है कि यौगिक है, अणु है या मिश्रण है? जल्दी से बोलो, 1% लिखाया, इसका उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से तत्व है, हीरा ग्रेफाइट फुलरीन कार्बन सभी। याद रखो हीरा ग्रेफाइट फुलरीन जो है ना, ये कोई कंपाउंड नहीं है, यौगिक नहीं है, यौगिक में लिखाया आपको 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। यहाँ हीरा ग्रेफाइट फुलरीन में कौन सा एलिमेंट है? कार्बन के अलावा और कुछ है क्या? अभी लिखा कार्बन के शुद्ध यौगिक है, इसका मतलब सारे कार्बन ही है, और सारे कार्बन, 1 कार्बन हो 10 कार्बन हो, क्या रहेगा? वो तत्व ही रहेगा। तो याद रखो हीरा ग्रेफाइट फुलरीन तीनों क्या है? एलिमेंट है, तत्व है, न यौगिक है, न अणु है, न मिश्रण है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सभी। ये सारे एलिमेंट हैं, कार्बन भी एलिमेंट है, हीरा भी एलिमेंट है, ग्रेफाइट भी एलिमेंट है, और फुलरीन भी क्या है? तत्व है। याद रखो ये तो सारे क्या, ये तत्व है, और कार्बन के क्या है? शुद्ध यौगिक है। ये कौन से? ये तीनों। इसके अलावा फिर अगला अलग से लिखो, एक हेडिंग लिखो कार्बन के यौगिक, क्या कार्बनिक यौगिक, हेडिंग लिखो कार्बन के यौगिक। कार्बनिक यौगिक। और कार्बनिक यौगिक कौन से होंगे? जिनमें मुख्य रूप से कार्बन जुड़ा रहे। कार्बन के अलावा हो सकता है उसमें हाइड्रोजन भी आएगा, ऑक्सीजन भी आएगा, नाइट्रोजन भी आएगा। मेन है ना 3-4 है ये कौन, CHON, कौन। इस कौन जो है ना, ये मुख्य कार्बनिक यौगिकों के अंदर मिलकर सारे कार्बनिक कंपाउंड बनाएंगे।
और सबसे पहले एक वैज्ञानिक था जिसका नाम आप बायोलॉजी में पढ़ते हो। क्या नाम था? इसका नाम पीछे भी आया था एक बार, आया नहीं आया? कहाँ आया था? तत्व वाले में, है ना। कि तत्व की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा दी गई? बर्जीलियस ने एलिमेंट को दर्शाने का छोटा सा एक प्रारूप प्रस्तुत किया था। किसने? बर्जीलियस ने। और इसे बर्जीलियस ने बायोलॉजी में एक सिद्धांत दिया था जिसको बोलते हैं जैव शक्ति का सिद्धांत। क्या था? विटल पावर थ्योरी थी एक, जैव शक्ति का सिद्धांत। किसके द्वारा दिया गया? बर्जीलियस के द्वारा। और इस सिद्धांत में क्या कहा बर्जीलियस ने? जितने भी कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनका निर्माण केवल जीवों के शरीर में ही होता है। मतलब ये जीवों की शक्ति है जो केवल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकती है। बाहर जीव के शरीर से बाहर हम कार्बनिक यौगिक नहीं बना सकते। जैसे जंतु है, हमारे शरीर में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट जो भी है, बनते सारे क्या है? हमारे शरीर के अंदर निर्माण हो रहा है। या पौधों के अंदर बनने वाली प्रोटीन वगैरह हैं, पौधे इसका निर्माण कर सकते हैं, या फिर जंतु यानी जीव इसका निर्माण करेंगे। किसका? कार्बनिक यौगिकों का ये निर्माण। ये दिया था किसने? बर्जीलियस ने। फिर बाद में 1844 में इस सिद्धांत को थोड़ा सा धक्का लगा। कब? जब आपने धक्का लगाया। और किसने लगाया धक्का? वोहलर ने लगाया था। और वोहलर ने क्या किया? किसने क्या किया? सबसे पहले जब बर्जीलियस ने कहा कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं कर सकते, और प्रयोगशाला में वोहलर ने क्या किया? अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर दिया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और किससे क्या बनाया इसने? एक तो लिया ये, देखना ये क्या है? अमोनिया में ऐसा कुछ पीछे एग्जाम में प्रश्न भी आया था, एक आए होगे माना के मतलब पीछे एग्जाम आया, शायद रिट वगैरह में आया था। अमोनियम नाइट्रेट ऐसे कुछ उसका सूत्र होगा, ऐसे कुछ आया था एक। अमोनियम सल्फेट, और एक ये इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम बोल के आगे कर दिया करो, क्योंकि के तो है ही इसके अंदर, पोटेशियम तो है ही, उसके आप आगे फिर आगे आगे वाला अपने आप समझ लेगा, है ना। पोटेशियम, ठीक है। उसके मतलब बच्चों ने सही बोला। तो इसका नाम क्या है? पोटेशियम साइनेट। और अगर और ज्यादा कंफ्यूज करना हो, ये लिखा है यानी साइनाइड वाला पार्ट तो है ही, पोटेशियम साइन करके यूं करके और बंद कर दो। ये क्या है? पोटेशियम साइनेट। और ये क्या? अमोनियम सल्फेट। और इन दोनों के रिएक्शन करवा के इसने क्या किया? अमोनियम साइनेट का निर्माण किया। ये क्या है? ये अमोनियम साइनेट है, अमोनियम साइनेट। अब ये क्या है? ये अकार्बनिक कंपाउंड है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आप कह दोगे इसमें तो कार्बन है, याद रखो, साइनो ग्रुप CN हो, कार्बोनेट ग्रुप हो, बाइकार्बोनेट ग्रुप हो, इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड में शामिल नहीं करते, ध्यान रखना। तो ये साइनेट वाला ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं आता। ये क्या है? अकार्बनिक यौगिक है, ये अमोनियम साइनेट। और इस अमोनियम साइनेट को उसने गर्म किया, और जब गर्म किया तो अमोनियम साइनेट क्या हुआ? ऐसे चेंज हो गया, यू NH2CO, ये तो है, N2 H4 एक कार्बन एक O सब कुछ वही है जो यहाँ पर दोनों सेम है। और ये क्या बन गया? ये बन गया यूरिया। क्या बन गया? ये यूरिया। और यूरिया क्या होता है? कार्बनिक यौगिक। इस प्रकार से इसने क्या है? अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर दिया। और इस विधि को बोलते हैं वोलर मेथड या वोलर सिंथेसिस, वोलर विधि या वोलर संश्लेषण बोलते हैं। यूरिया का निर्माण किया। अब ये जो विधि है ना, यहाँ से यहाँ तक रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन, इस रिएक्शन में केवल क्या हुआ है? किसी एलिमेंट में या ग्रुप में कोई चेंज नहीं हुआ है, केवल क्या हुआ है? रीअरेंजमेंट हुआ है ना। जैसे यहाँ लिख दिया मिला के NH4CNO,
इसको अलग अलग करके मैंने NH2 NH2 कर दिया, सिर्फ रीअरेंजमेंट हुआ है। याद रखना, अमोनियम साइनेट से यूरिया का निर्माण कौन सी अभिक्रिया है? पुनर्विन्यास अभिक्रिया, रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। कौन सी है ये? एक प्रकार से पुनर्विन्यास अभिक्रिया है ये। तो उसने पुनर्विन्यास अभिक्रिया के द्वारा अकार्बनिक यौगिक से उसने कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर दिया। सबसे पहले किसने किया? ये बोलर ने। इसलिए एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है कि प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक का नाम बताओ। पहला बनाया गया कार्बनिक यौगिक किसका नाम आता है? और एक बार एग्जाम में इसका नाम भी आया था, किसका? क्या आया था? यूरिया का IUPAC नाम बताइए। क्योंकि यूरिया डेली करते हो आप, यूरिया सब करते हैं, लेकिन इस यूरिया का IUPAC नाम बताइए। तब वहां पर ये एक ऑप्शन आया था, ध्यान रखना। आगे आपको नाम लिखने का तरीका बताएंगे, छोटे मोटे है ना, 8वीं 10वीं लेवल तक के आपको कार्बनिक यौगिकों के नाम लिखने भी आने चाहिए। किस तरह से एथेन, मेथेन, प्रोपेन, एल्कोहल, एल्डेड, कीटोन, एसिड वगैरह लिखने का तरीका कैसे, वो तरीका बताएंगे शॉर्ट में, थोड़ा जो आपके लेवल का वही। और वहाँ पर दोबारा आ जाएगा फिर ये। और नाम लिखते हैं ना, पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। सब ने BSc तक सब ने केमिस्ट्री पढ़ी है, मुझे लगता कोई ऐसा नहीं है जिसने BSc तक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी हो। BSc तक पढ़ी, उसने 12वीं क्लास भी पढ़ी है। और वहाँ पर 12वीं में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, सब के अंदर आपने कार्बनिक यौगिकों के नाम भी लिखे, नाम लिखने का तरीका भी किया आपने। इसका नाम क्या है? पहले प्रतिस्थापी का नाम आता है। NH2 का नाम क्या आएगा? क्या आएगा? एमिनो। एमिनो लिख दो, एमिनो लिख दो, एमिनो। फिर A कार्बन के लिए क्या आता है? मेथेन, मेथेन। और क्रियात्मक समूह कौन सा है? CONH2। क्या बोलते हैं इसको? एमाइड। कौन सा ये? एमाइड। मेथेन प्लस एमाइड क्या बोलते हैं? मेथेनेमाइड। तो इसका IUPAC नाम क्या है? एमिनो मेथेनेमाइड। ये नाम याद रखना, आजकल ये नाम पूछने लगे हैं इसका। क्या नाम है? एमिनो मेथेनेमाइड। यूरिया का IUPAC नाम आपको याद रखना ये, ठीक है ना। किस प्रकार से कार्बनिक यौगिक का निर्माण सबसे पहले वोलर ने किया, और प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यूरिया है। पहले लिखो इसमें, फर्स्ट पहला पॉइंट कार्बनिक यौगिक लिखा है ना, या कार्बन के यौगिक लिखा है? और हाँ, कार्बन के यौगिक या कार्बनिक यौगिक। और इसमें लिखो, और लिखो बर्जिलियस के द्वारा दिया गया, बर्जिलियस के द्वारा किया गया जैव शक्ति सिद्धांत के द्वारा दिया गया जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिकों के निर्माण की शक्ति के अनुसार कार्बनिक यौगिकों के निर्माण की शक्ति जीवों में होती, निर्माण की शक्ति जीवों में होती है। प्रयोगशाला में इसका निर्माण नहीं किया जा सकता, प्रयोगशाला में इसका निर्माण नहीं किया जा सकता। और फिर अगला पॉइंट लिखो, जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन, जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन सर्वप्रथम वोहलर के द्वारा किया गया। जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन सर्वप्रथम वोहलर के द्वारा किया गया। और फिर अगला पॉइंट लिखो, वोहलर ने सर्वप्रथम अकार्बनिक यौगिक, वोहलर ने सर्वप्रथम
अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट को, अमोनियम साइनेट को कार्बनिक यौगिक, अमोनियम साइनेट को कार्बनिक यौगिक यूरिया में परिवर्तित किया। कार्बनिक यौगिक यूरिया में परिवर्तित किया। और फिर नीचे एक पॉइंट और लिखो, यह एक प्रकार की पुनर्विन्यास अभिक्रिया थी, यानी रीअरेंजमेंट रिएक्शन है ये। यह एक प्रकार की पुनर्विन्यास अभिक्रिया थी, यानी रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और फिर नीचे है ना, आप ये पूरा लिखो, ये वाला अमोनियम सल्फेट प्लस पोटेशियम साइनेट की अभिक्रिया से अमोनियम साइनेट का निर्माण, साथ में और क्या बना, साथ में और क्या बन जाएगा, पोटेशियम में सल्फेट बाहर निकाल देना। यहाँ इसके दो काम में आएंगे, ध्यान रखना है। ऐसे संतुलित करोगे ना तो ऐसे इस तरह से दो लिखने हैं, फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे ऐसे। और साथ में क्या निकलेगा, पोटेशियम में सल्फेट बाहर निकल जाएगा ऐसे। तो हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का यही है बस, अमोनियम साइनेट। और इस अमोनियम साइनेट के एक अणु को गर्म करें ना, क्रिया का एक अणु प्राप्त होता है फिर। और इसका क्रिया का लिखना IUPAC नाम है ये IUPAC नाम है। IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। हिंदी में क्या है, हिंदी में क्या बोलते बताओ, अंतर्राष्ट्रीय बोलो। देखो कितने अंग्रेज हो गए हैं अपन, है ना, कितने अंग्रेज हो गए हैं। अब इस वाला नाम हिंदी में नहीं आ रहा, और हमारे टाइम ये था कि हिंदी वाला इंग्लिश में नहीं आता था हमें, और आपको इंग्लिश वाला हिंदी में नहीं आ रहा। अब इसका पूरा नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध व अनुप्रयुक्त रसायन संघ। अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध व अनुप्रयुक्त, प्योर मतलब शुद्ध, एप्लाइड मतलब अनुप्रयुक्त रसायन संघ। है एक से सारी करवाएंगे, उसमें बताओ मत। नहीं भी है ना, आपके नाम का रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण आते मतलब सारा ही आ गया उसमें, लिख लिया। और फिर लिखो नीचे एक लाइन, प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक, लिखो प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक, प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक किसका नाम आएगा, हाँ लिखो यूरिया। अब देखो कार्बनिक यौगिक थोड़ा पढ़ने से पहले आपको कार्बनिक यौगिकों के प्रकार पता होने चाहिए, कितने प्रकार में इसको बांट सकते हैं। अगला लिखो हेडिंग, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। छोटा सा एक आप चार्ट टाइप से बना लो, कहीं कॉपी सीधी करके बनाओ, अगर पूरा आ जाए तो, पूरा आएगा नहीं ऐसे, और यह कॉपी को आप टेढ़ा करके बना सकते हो। एक बार देख लो, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। देखो कार्बनिक यौगिक जो है ना, इसको मेनली दो प्रकार में बांटते हैं। मुख्य रूप से इसके दो प्रकार है,
और दो प्रकार में, एक तो कार्बनिक यौगिकों में जहां कार्बन कार्बन श्रृंखला बनी रहे और वो श्रृंखला लंबी जुड़ी रहे इस तरह से, मतलब पहला कार्बन और लास्ट कार्बन के बीच में कोई रिलेशन न हो, जैसे बिल्कुल है ना। तो जैसे मान लो ये चेन होती है, गाय भैंस गले में चेन डालते हो ना आप, तो गले में डाला वो भाग, उसके अलावा नीचे वाला भाग जो है ना, ये सीधे वाला, वो तो क्या है, एक तो खुली श्रृंखला यानी ओपन चेन, खुली रहे से, और एक गले में डाला हुआ क्या है, फंदे के आकार का। उसका अर्थ क्या हो गया, उसमें पहला कार्बन और लास्ट क्या हो गया, आपस में जुड़ जाए। वो कौन सा है, क्लोज चेन या बंद श्रृंखला वाले। तो इसको दो प्रकार में बांटते हैं, एक तो खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, एक तो क्या है खुली श्रृंखला वाले यानी ओपन चेन, और एक क्या लिखोगे आप, बंद श्रृंखला वाले यानी क्लोज चेन। बंद श्रृंखला वाले यानी क्लोज चेन। अब खुली श्रृंखला वाले हैं, इसमें आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, फिर यहाँ खाली छोड़ देता हूँ, आपको बोल के लिखा देंगे बाद में। इसमें क्या लिखोगे आप, अब आपको आइडिया होगा क्या लिखाएंगे इसमें, बोलो। हाँ, इसको ओपन चेन बोलते हो, बाकी आप क्या सोचते, बोलो बोलो। इसमें क्या लिखोगे कि इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों में प्रथम व अंतिम कार्बन के मध्य कोई संबंध नहीं होता, खुली श्रृंखला के रूप में रहते हैं। और इसको फिर आगे हम दो टाइप में डिवाइड करेंगे, कौन कौन से, एक तो बोलेंगे संतृप्त सैचुरेटेड, एक तो क्या है सैचुरेटेड यानी संतृप्त यानी, और एक क्या है अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। और संतृप्त में क्या लिखोगे फिर, इन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन कार्बन के मध्य बनने वाला जो बॉन्ड है वो क्या होता है, एकल यानी एक अकेला बंद रहेगा, आपस में डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाए जाएंगे इनके बीच में, सिर्फ सारे बॉन्ड क्या हो, सिंगल रहें, उनको बोलेंगे संतृप्त। और संतृप्त के अंदर हम क्या लिखेंगे फिर, मेन लिखेंगे एक एल्केन। क्या लिखोगे इसके अंदर, एल्केन आएगा। हम थोड़ा सा एल्केन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, होता है क्या वो, थोड़ा एक दो इसमें एग्जाम में किसी पूछते हैं वो देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद असंतृप्त में क्या लिखेंगे, अब सारे सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त, अब हो सकता है सिंगल के साथ कहीं पर भी अगर कोई डबल बॉन्ड आ गया, हो सकता है डबल आ जाए, हो सकता है ट्रिपल आ जाए, अगर डबल बॉन्ड आ जाए ना तो उसको क्या बोलेंगे, असंतृप्त में एल्कीन। असंतृप्त में क्या लिखोगे, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विवीय या त्रिबंध उपस्थित हो, उनको क्या बोलेंगे, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहेंगे। फिर इसमें लिखेंगे एल्कीन, और एल्कीन में क्या लिख देंगे, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड क्या हो, डबल द्विवीय बंध हो, उसको एल्कीन बोलेंगे। इसके बारे में दो चार महीने में बातें लिखेंगे। उसके बाद दूसरा कौन सा है, एल्काइन, और इसमें क्या लिखोगे, कार्बन कार्बन के बीच बंध कौन सा होगा, ट्रिपल बॉन्ड। फिर इसके अंदर क्या आएंगे, एल्काइन, एल्काइन के बारे में लिखेंगे। इधर बंध श्रृंखला वाले, और इसमें क्या लिखोगे आप यहाँ कि प्रथम व अंतिम कार्बन आपस में क्या है, एक बंध के द्वारा जुड़े रहते, जुड़ करके एक वलय या रिंग के समान संरचना बनाते, उनको क्या बोलते हैं, बंध श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। अब बंध श्रृंखला में जो कार्बन कार्बन जुड़े हुए हैं, हो सकता है सारे कार्बन कार्बन ही हो, जैसे बेंजीन होता है, लिखते हो आप सी 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 कितने बार, 6 बार करते हो, C6H6, उसमें केवल कार्बन है, यानी वलय में केवल कार्बन ही जुड़े हैं, ऐसे इस तरह से लिखते हो ना आप, यूं यहाँ कार्बन, सब में कार्बन है, वलय में कार्बन के अलावा और कुछ नहीं हो, केवल कार्बन हो। बेंजीन लिखते हो आप, नेप्थलीन लिखते हो, एंथ्रासिन लिखते हो, फिनेंथ्रीन लिखते हो, इस तरह से है ना, फिनोल लिखते हो, एनिलीन लिखते हो, नाइट्रोबेंजीन, मतलब बेंजीन के ऊपर आप अलग अलग ग्रुप लगाते जाओ, अलग अलग कंपाउंड बन जाएंगे। उसमें वलय में सारे क्या कार्बन कार्बन हो, अगर वलय में सारे कार्बन हो, कार्बन के अलावा कोई कंपाउंड नहीं, उनको क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक, या बोलते हैं समचक्रीय। क्या बोलेंगे इसको, समचक्रीय या होमोसाइक्लिक। और इधर अगर कहीं पर भी कार्बन के अलावा कोई अन्य छोटा मोटा एलिमेंट वो जुड़ा हुआ आ जाए, तब सारे एलिमेंट सेम नहीं है वलय में, तब क्या बोलेंगे इसको, हेट्रोसाइक्लिक या विषम चक्रीय यौगिक। आपके पूरा अलग से सिलेबस होता है, बीएससी फाइनल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है,
चैप्टर नंबर 3 आता है हेट्रोसाइक्लिक। प्यूरेन पढ़ते हो आप, थायोपिन पढ़ते हो, पिरोल पढ़ते हो, है ना, पीरिडीन पढ़ते हो, है ना, पिप्रिडीन पढ़ते हो, थायोजोल पढ़ते हो, मतलब सारे बहुत सारे कंपाउंड अलग अलग है ये। उसमें कार्बन के अलावा साथ में नाइट्रोजन आ गया, कहीं पर क्या आ गया, ओ ऑक्सीजन आ गया, कहीं पर क्या आ गया, सल्फर आ गया। तो कार्बन के अलावा कोई अन्य एलिमेंट भी आ जाए उसको क्या बोलेंगे, विषम चक्रीय या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे, विषम चक्रीय। अब सम चक्रीय के अंदर भी आगे दो प्रकार कर देंगे, एक तो एलिसाइक्लिक, क्या लिखेंगे, एलिसाइक्लिक लिखेंगे, और एक लिखेंगे एरोमेटिक। अब एरोमेटिक क्या होता है उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। और इसके भी दो प्रकार है, कौन सा, एलिसाइक्लिक, और इसका भी एरोमेटिक, दो प्रकार। विषम चक्रीय के अंदर भी हो सकता है एलिसाइक्लिक आ जाए या फिर एरोमेटिक आ जाए। इस तरह से कार्बनिक यौगिकों को अलग अलग हम क्या करेंगे, प्रकार करेंगे। हर एक के हम एग्जाम्पल लिखेंगे, दो चार जो मेन मेन है, ठीक है ना। पहले से बनाओ, पहले लिखो वर्गीकरण, कार्बनिक यौगिकों का लिखो वर्गीकरण, पन्ना पलट लो, ये 5-4 लाइन बाद में काम आ जाएगी। इधर जो 5-4 लाइन बच गई ना पेज के अंदर, 5-4 लाइन बच गई, इस तरह आधा पेज हो गया, आधा बच गया, या पूर्ण पेज हो गया, पाव बच गया, 1/4 बच गया। उस 1/4 की तरफ गौर से मत देखो, पन्ना आगे पलट लो, वो 1/4 बाद में लिखाएंगे तब वो उसमें लिख लेना, चार्ट आगे बना लो चाहिए। वर्गीकरण लिख के दो नाम लिखो, खुली श्रृंखला वाले, बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। इनके नीचे एक एक लाइन लिखनी है, भूल मत जाना, इनके नीचे एक एक लाइन लिखनी है। इसी के नीचे लिख देंगे, यहाँ लिखा देंगे, 1 मिनट रुको, पहले दो नाम लिखो, ये ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दो नाम लिख लो। और खुली श्रृंखला लिखा है ना, इसके नीचे लिख लो, और इसमें लिखो इन कार्बनिक यौगिकों में, दो नाम नहीं लिखे अभी तक, झुक झुक के देखे, इन कार्बनिक यौगिकों में प्रथम व अंतिम कार्बन के मध्य, प्रथम व अंतिम कार्बन के मध्य कोई संबंध नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता, अर्थात ये खुली श्रृंखला के रूप में रहते, अर्थात ये खुली श्रृंखला के रूप में रहते हैं। इधर लिखो क्लोज चेन में लिखो, क्लोज वाले में, और इस लिखो क्लोज में लिखना इन कार्बनिक यौगिकों में, क्लोज वाले में लिखो इन कार्बनिक यौगिकों में पहला व अंतिम कार्बन, पहला व अंतिम कार्बन आपस में जुड़कर, आपस में जुड़कर एक बंद वलय का निर्माण कर लेते हैं, आपस में जुड़कर एक बंद वलय का निर्माण कर लेते हैं। फिर इधर लिखो खुली श्रृंखला के नीचे लिखने के बाद इसके दो पार्ट करो, सेचुरेटेड, दूसरा अनसेचुरेटेड, संतृप्त, और दूसरा नाम क्या है, असंतृप्त। ऊपर लिखूंगा क्या, यहाँ एक नाम तो है संतृप्त और एक नाम क्या लिखो, असंतृप्त, एक साइड में ओपन चेन में। और संतृप्त के नीचे है ना एक लाइन लिखना, संतृप्त के नीचे कार्बन कार्बन के मध्य सभी एकल बंध उपस्थित, यानी सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के मध्य सभी एकल बंध उपस्थित, सारे सिंगल बॉन्ड, सभी एकल बंध उपस्थित। और इधर लिख लो असंतृप्त के नीचे, और लिखो कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य
द्वि व त्रिबंध भी उपस्थित। कार्बन कार्बन के मध्य द्वि व त्रिबंध भी उपस्थित। और संतृप्त लिखो नीचे एल्केन। क्या आएंगे संतृप्त वाले में? आएंगे एल्केन आएंगे सारे। इसमें आएंगे सारे, क्या आएंगे? एल्केन। संतृप्त लिखो एल्केन। और असंतृप्त के आगे दो प्रकार कर लो, एल्कीन, दूसरा लिखो एल्काइन। और एल्कीन के नीचे लिख लो कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध उपस्थित। एल्कीन वाले में कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध उपस्थित। कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध उपस्थित। और एल्काइन में लिख लो कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध उपस्थित। कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध उपस्थित, यानी ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध उपस्थित। इधर लिखा है आपने बंध श्रृंखला, प्रथम अंतिम कार्बन के आपस में जुड़े रहे, वो बंध श्रृंखला। उसमें लिखो दो प्रकार, लिखो समचक्रीय, लिखो दूसरा विषम चक्रीय। होमोसाइक्लिक, दूसरा हिट्रोसाइक्लिक। समचक्रीय और एक लिखो विषम चक्रीय हिट्रोसाइक्लिक। और इसके नीचे एक लाइन लिखो, समचक्रीय के नीचे एक लाइन लिखो और लिखो वलय में सभी कार्बन परमाणु उपस्थित। वलय में सभी कार्बन परमाणु उपस्थित। वलय में सभी कार्बन परमाणु उपस्थित। और इसमें लिख लो विषम चक्रीय में लिख लो वलय में कार्बन के अलावा अन्य परमाणु भी उपस्थित। वलय में कार्बन के अलावा अन्य परमाणु भी उपस्थित। कार्बन के अलावा अन्य परमाणु भी उपस्थित। और फिर दोनों कर लो दो प्रकार। समचक्रीय के लिख लो दो प्रकार, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। विषम चक्रीय में लिखो एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। तो यहां आ जाएंगे इधर। वो फिर अलग बांटने के दो आधार है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। तुमको मिला के बांटते हैं वो। एलिफेटिक कौन से आएंगे सारे मिला के, एरोमेटिक कौन से, वो अलग है। एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। और लिखा ना आपने, लिखा एलिसाइक्लिक। दोनों के अंदर ये आएगा, दोनों में है ना। नीचे लिख लो ऐसे डेस लगा के लिखना, सक्रिय एल्केन, सक्रिय एल्केन व एल्कीन, सक्रिय एल्केन व एल्कीन, एलिसाइक्लिक। और एरोमेटिक है ना, एरोमेटिक, इसमें लिख लो बेंजीन व इसके सहजात, यानी बेंजीन व इसके व्युत्पन्न, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। एरोमेटिक नीचे लिख लो बेंजीन व इसके व्युत्पन्न या सहजात। और एलिसाइक्लिक लिख लो चक्रीय एल्केन व एल्कीन, ये आएंगे। और इनके बारे में पढ़ना हमें थोड़ा सा, इसके बारे में, एल्केन के बारे में थोड़ा, एल्कीन के बारे में, फिर एल्काइन, फिर एलिसाइक्लिक कौन से आएंगे वो, फिर एरोमेटिक कौन से हैं वो। फिर अलग से लिखेंगे दो पॉइंट, एलिफेटिक क्या होते हैं और एरोमेटिक, इनको अलग अलग दो प्रकार में और डिवाइड करते हैं। इनके जलने के आधार पे, जलेंगे तब धुआं कितना निकलेगा, गंध कैसी आएगी, उसके आधार पे इसको अलग दो प्रकार में बांटेंगे, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ये एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक एली प्लस फेटोज से बनाए। फेटोज मीन्स क्या होता है, फेटोज, फेट यानी वसा, इनको सबसे पहले वसा से अलग किया गया, वो बोलते हैं एलिफेटोज। एरोमेटिक यानी
वर्ड है एरोमा से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? सुगंध यानी गंध। मीठी गंध वाले सभी कंपाउंड किसमें आएंगे? एरोमेटिक। उसके हम अलग से दो प्रकार, दो नाम अलग से लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट करेंगे कल। एल्केन पढ़ गया ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन सब के बारे में।